चलिए, तो आज बिल्कुल आपका नया टॉपिक होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिहार के मिट्टियों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। और एक नंबर कम से कम मिनिमम मान करके चलिए कि यहां से आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, एक नंबर आपको फिक्स मानना है। बिहार की मिट्टियां, ठीक है, एक नंबर आपको फिक्स मानना है कि यहां से आप लोग और नजदीक आ जाइए, पीछे ही बैठे हुए एकदम से। इस एग्जॉस्ट को बंद कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत तेज आवाज कर रहा है। और मेरा भी आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, मुझे लग रहा है इको बन रहा है पीछे बहुत ज्यादा, है ना। लोग बैठे हुए नहीं है ना उतना, इसलिए। तो बिहार की मिट्टियां और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और नजदीक आ जाइए सभी लोग, उतना पीछे बैठे हुए हैं। एक नंबर यहां से आपको मान के चलना है कि एक सवाल तो आएगा ही एक नंबर का, है ना। 1 मार्क्स का यहां से आपको आना ही आना है, मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है कि 2 भी मिले। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक पूरा एक क्लास में ये आपका जो है फिनिश भी हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कि कोई भी भौतिक प्रदेश का मतलब कोई भी, अगर है ना, फिजिकल एरिया की बात करें, कोई भी ऐसा जगह, कोई भी ऐसा राज्य हो, देश हो, है ना, वहां का अगर भौतिक प्रदेश का अगर मिट्टी का निर्माण होगा तो कुछ बातों पर वो निर्भर करेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वहां के चट्टानों का होना। वहां के, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी भौतिक प्रदेश के, अगर वहां के मृदा के निर्माण के विषय में, वहां के मिट्टियों के निर्माण के विषय में, ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे मिट्टियों का, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करें, तो कुछ बातों पर सबसे अधिक जो है वो निर्भर रहेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमने कहा कि उस जगह पर, उस स्थान पर पाए जाने वाले जो चट्टान है उस पर निर्भर करेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जिस प्रकार का चट्टान है उस प्रकार का जो है वहां पर मिट्टी का निर्माण होगा। तो सबसे पहला जो इसमें जो फैक्टर हमने बताया कि वहां का जो आपका चट्टान है, रॉक्स है, इस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावे उस भौतिक प्रदेश का जलवायु कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, इस पर भी निर्भर करेगा कि वहां पर मिट्टी का निर्माण कैसा होने वाला है। ये 2 फैक्ट समझ में आया? चट्टान का होना, जलवायु का होना। अब एक बात को नोटिस करिए कि बिहार ज्योग्राफी में हमने आपको ये टॉपिक भी पढ़ा दिया है, बिहार का चट्टान और ये बिहार का जलवायु से ही जो है इसी पर डिपेंडेंट होता है तापमान भी। हमने इसी में हमने आपको बताया भी कि किस प्रकार से गर्मी के दिनों में बिहार का टेम्परेचर जो है ना, वो 45 से 50 तक पहुंच जाता है और ठंडे के दिनों में 7 डिग्री 10 डिग्री भी पहुंच जाता है। तो इस बात पर भी निर्भर करता है, तो यहां का जो टेम्परेचर है इस पर भी निर्भर करेगा कि यहां पर किस प्रकार का मिट्टी जो है वो बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी हम सबको एक्सप्लेन भी करने वाले हैं कि क्यों इस पर आश्रित है, क्यों इसके कारण यहाँ के मिट्टियों पर प्रभाव आ रहा है। तो तापमान हो गया। इसके अलावे अगर बात किया जाए तो एक और भी कॉमन सी बात होती है, हालांकि उसको हम मेंशन या नहीं करेंगे, अक्षांशीय विस्तार का होना भी मिट्टियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो लैटिट्यूडनल रेंज है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल है केवल कि अगर लैटिट्यूडनल रेंज के अकॉर्डिंग अगर कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी राज्य या देश पड़ता है, कोई भी ऐसा एरिया है, तो अगर अक्षांशीय विस्तार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, मतलब टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर और टेम्परेचर अधिक होगा, तो फिर वहां के मिट्टी जो है वो प्रभावित होगा। जहां भी बहुत अधिक गर्मी पड़ेगा तब भी बहुत ही ज्यादा उर्वरक मिट्टी, यानी कि फर्टाइल लैंड वहां पे नहीं रहेगा। अब समझिएगा, जहां बहुत अधिक जो रेगिस्तान का क्षेत्र होता है या आसपास की जो मिट्टियां होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं रहेगा। कारण क्या है कि गर्मी इतना अधिक पड़ रहा है कि मिट्टी में नमी नहीं है, और जब नमी नहीं है तो कुछ भी उसमें पनप ही नहीं पाएगा। और मतलब ऐसा है कि घास भी उगना जरूरी है मिट्टी के लिए। ऐसा नहीं कि जिस मिट्टी में घास भी नहीं आ रहा है तो मिट्टी मजबूत रहेगा, नहीं।
जब तक के कि उसमें कोई छोटे छोटे पौधे नहीं लगेंगे, जब तक कि नाइट्रोजन जो है इस मिट्टी में भरेगा नहीं। एक प्रोसेस होता है, आपने देखा होगा कि जो है एक बार पूरा जब पूरा 1 ईयर, जब खेत में 1 साल खेत में एक बार दलहनी पौधे जरूर लगाए जाते हैं, और दलहनी पौधे के कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, क्योंकि जो दलहनी पौधे का जो पूरा तना होता है जब सड़ता गलता है तो एक नाइट्रोजनीकरण होता है उसमें, और जिससे कि वो उर्वरता उसमें बनता है। तो कोई भी जमीन, ऐसा कोई भी भूमि है, अगर बहुत अधिक टेम्परेचर वहां पर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो नमी नहीं रहेगा, और नमी नहीं रहेगा तो छोटे पौधे नहीं होंगे। बड़े पौधे की तो हम बात ही नहीं करें, अरे छोटे छोटे जो घास फूस है उसके लिए तो भाई ऊपरी लेयर पर दम पानी चाहिए, जो सबसे ऊपरी सतह पर हो, और इसके लिए जो ज्यादा गर्म वाला जगह रहेगा वहां पर की मिट्टियां भी जो है वो उतनी उर्वरक नहीं रहेगी। हालांकि इसको हम बताएंगे नहीं, क्योंकि टेम्परेचर हम लिख दिए हैं। अक्षांशीय विस्तार का सीधा मतलब है तापमान से, समझ में आया। इसके अलावे वहां का रिवर सिस्टम कैसा है ना, नदी का प्रवाह कैसा है, नदी का प्रवाह कैसा है, इस पर भी जो है डिपेंड करेगा वहां के, है ना, जो मिट्टी है वो। तो ये सभी फैक्टर्स है कि जो बिहार के मिट्टियों को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, यहाँ का चट्टान है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स कि किस प्रकार के जो है चट्टान कहां पर है, ज्यादा पुराना चट्टान रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर मिट्टी रहेगा। बात समझ में आया। उसके अलावा क्लाइमेट यानी जलवायु, है ना, एकदम आर्द्र है, शुष्क है, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई रहता है या फिर बहुत ज्यादा नमी वाला है, ये भी डिपेंड करता है। आगे टेम्परेचर कैसा रहता है, और नदियों का प्रवाह कि नदी के कारण वो मैदानी भाग कितने प्रभावित है, क्योंकि नदी बहेगा कहाँ, मैदानी भाग में ही बहेगा। तो बहुत अधिक नदियों का प्रवाह है, बाढ़ आ रहा है तो मिट्टी दूसरा रहेगा, कम बाढ़ आ रहा है तो मिट्टी दूसरा रहेगा, चेंज हो सकता है। तो ये सभी फैक्ट आपको समझ में आ रहा है कि ये सब रिस्पॉन्सिबल है बिहार के मिट्टियों के फॉर्मेशन के लिए। तो ये बातें आपको समझ में आया। अब यही सब को देखते हुए यहां पर जो बिहार के क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर यानी कि जो यहाँ का कृषि है, इसको जब देखा गया, एग्रीकल्चर को देखा गया, तो इस बात को समझिएगा कि इसके आधार पर बिहार के मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जब ये सब कुछ प्रभावित कर रहा है बिहार के मिट्टियों को, तो 3 प्रकार की विविधताएं बिहार के मिट्टियों में देखने को मिला। कितने प्रकार का? अब वो 3 प्रकार का कैसे मिला है इसको एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि आखिर ये क्लासिफिकेशंस क्यों किए गए हैं। ठीक है, और यहां से प्रश्न भी आपके बनते हैं, इस बात को आप समझिएगा। तो ध्यान से समझिए। एक मिट्टी तो ये है जो कि गंगा के ठीक उत्तर में है, गंगा के ठीक। अब यहां पर हम आपको जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा। हमने इसमें एक लाइन लिखा है नदी प्रवाह का होना। ठीक है, क्या बोला हमने? नदी प्रवाह का होना। इसके साथ में हमने लिखा है कि चट्टानों का होना। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा उत्तर बिहार के मिट्टियों के लिए। अब कैसे है ध्यान से समझिएगा। जब हम चट्टान वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, रॉक्स वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया हुआ कि बिहार में टोटल 4 प्रकार की चट्टानें हैं। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की है। तो यहां जो है वो धारवाड़ है, यहां विंध्यन है, यहां टर्सियरी है, और यहां क्वाटरनरी है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें जो हमने तीसरा यानी कि टर्सियरी और चौथा यानी कि क्वाटरनरी, इन दोनों के बारे में बताया था कि ये दोनों चट्टानें नवीन है, नया है। बात समझ में आई कि नहीं? बाकी ये धारवाड़ और विंध्यन जो है ये पुरानी चट्टानें हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो प्री कैम्ब्रियन युग और कैम्ब्रियन युग, ये दोनों समय में जो चट्टान बना है वो तो पुराना है, जबकि टर्सियरी और जो क्वाटरनरी, ये जो तीसरा और चौथा युग में बना है, यहां की चट्टानें नहीं है। तो जहां भी नवीन चट्टानें रहेगा, नया चट्टान रहेगा, वहां की मिट्टियां जो होगी जनरली जो है कृषि युक्त अधिक होगी। बात समझ में आया? कारण क्या है कि सबसे नवीन चट्टान है। अब जो पुराना चट्टान होगा, धारवाड़ वाला या फिर विंध्यन वाला, उसमें खनिज अधिक रहेगा। क्या अधिक रहेगा? उसमें मिनरल्स अधिक रहेंगे। और कारण क्या है कि वो पुराना है, और जस के तस अभी भी आपको दिखता है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स है। दक्षिण में कैमूर की पहाड़ियां पूरा विंध्यन का ही आपका जो है एग्जाम्पल है। फिर गया का जितना भी हो गया धारवाड़ क्रम का है, मुंगेर का धारवाड़ क्रम का है। तो इधर आपको जो ये चट्टानी हिस्सा दिख रहा है, यहाँ की जो मिट्टियां होंगी जनरली, जो चट्टानी भाग है वहां पर का जो आपका मिट्टी है वो जनरली एग्रीकल्चर के लिए उतना बेहतरीन नहीं है जितना कि ये टर्सियरी और क्वाटरनरी वाला होगा। अब दोनों फैक्ट को लगाएंगे, पहले चट्टान का होना और दूसरा यहां पर नदियों के प्रवाह, दोनों रिस्पॉन्सिबल कैसे है। चट्टान तो आपको समझ में आ गया सर कि अलग अलग फेज में बना है,
नदियों का प्रवाह उत्तर बिहार में खूब है, बात समझिएगा। और ये नदियां, ज्यादातर नदियां ऐसी हैं जो हिमालयी नदियां हैं, मतलब हिमालय से निकल करके आ रही है, बात समझ में आ रहा है। और अगर हिमालय से नदी निकल करके आ रही है मतलब उसमें पानी कभी कमेगा नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, तो उसमें पानी हमेशा आएगा। तो एक तो हिमालयी नदियां, दूसरा जब बरसात का समय आता है तो पूरा बरसात का पानी भी, चूंकि ढलान जो है वो नीचे की तरफ है, तो इस कारण यहां ये भी भर जाता है। और सब मिल करके जो मैदानी भाग है ये क्वाटरनरी, इसमें जाकर के पूरा पानी विस्तृत हो जाता है, बात समझ में आ गया। तो पूरा जब विस्तृत होता है तो जो सेडिमेंट इसका होता है, अवसाद होता है, जिसको गाद कहते हैं, वही अवसाद मैदानी भाग में भी फैल जाता है, कई गांव में भी चला जा सकता है, खेत में भी चला जा सकता है। और यह प्रक्रिया लगभग प्रत्येक वर्ष होता है, कुछ हिस्से को छोड़ करके, मतलब इस रीजन को अगर छोड़ दिया जाए इतना, तो इस पूरे हिस्से में लगभग ये चीजें होती है। और प्रत्येक वर्ष चूंकि ये होता है तो यहां के मिट्टियों के साथ प्रत्येक साल जो है वो छेड़छाड़ हो रहा है। कारण क्या है? नदी के कारण। किसके कारण? तो कुछ ना कुछ तो इसके, इस मिट्टी के नेचर में, इस सॉइल के नेचर में चेंज तो जरूर आएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यही चेंज के कारण यहां की मिट्टियां बिल्कुल अलग हो जाती है। और इसीलिए जो है इस आधार पर बिहार के मिट्टियों को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसमें सबसे पहला भाग जो डिस्कस करेंगे आपसे हम, वो होगा उत्तर बिहार की मिट्टियां। क्या होगा? उत्तर बिहार की मिट्टियां या फिर मृदा। ये बिल्कुल अलग नेचर का आपको दिखेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, ऐसा आप समझ सकते हैं, सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन। तो ये उत्तर का जो मैदानी भाग है, यहां की मिट्टियां एक तो समझ में आ गया है ना। अभी मैं इसको लिख देता हूं यहां पर कि बिहार के मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? बिहार की मृदा को कितने भागों में? 3 भागों में। इसको मिटा देता हूं मैं, यहां 3 भागों में बांटा गया है। समझ में आया? सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया वो कौन सा है? उत्तर बिहार की मृदा या सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, या फिर इसको कई जगह पर ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, गंगा के उत्तरी मिट्टियां। बात वही है, अलग कुछ नहीं है। ये गंगा नदी है, इसमें कई जगह पर किताबों में आपको ये मिलेगा, गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां या उत्तर बिहार की मिट्टियां, सब तो एक ही बात है, अलग तो कुछ है नहीं इसमें। तो अगर बुक में ऐसा लिखा हुआ कभी मिल जाए तो आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि ये अलग बात लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कि जब हम चट्टानों को पढ़ा रहे थे तो एक बात को बताए थे कि क्वाटरनरी चट्टान जो है वो इस हिस्सा में तो विस्तृत है ही है, यहां भी तो विस्तृत हमने बताया था ना। ये तो हमने ये पूरे हिस्से में बताया था कि ये पूरे हिस्से में जो है वो क्वाटरनरी है। तो चट्टान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रॉक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रेस्पॉन्सिबल तो फिर सर अगर इसके लिए अगर ये है मिट्टी, तो इसके लिए भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि यहां भी चट्टान वही है, यहां भी चट्टान वही है। तो सर इधर की अगर मिट्टी के लिए अगर ये रिस्पॉन्सिबल चट्टान है, तो इधर के मिट्टियों के लिए भी तो यही क्वाटरनरी चट्टानें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फिर हम इसको अलग क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीजन केवल बन रहा है ये नदी का प्रवाह। चट्टान वही यहां भी है और यहां भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल क्या हो रहा है? नदी का। अब दक्षिण में भी नदी तो है, लेकिन ये नदियां जो है वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां का मतलब है कि ये पठारों से निकलने वाली नदियां हैं, सब प्लेटू से निकलता है। और प्लेटू से निकलने का मतलब, पठारी भाग से निकलने का मतलब केवल और केवल यह है कि जब वर्षा होगा, बरसात होगा, तो पठारों पर तो जो है वो वर्षा का पानी जमा हो जाएगा और उसी से ये नदियां निकलेगी। लेकिन वर्षा ऋतु जब खत्म होगा, 1 आध महीने तक कुछ नदी में पानी रहेगा और ज्यादातर नदियां जो है वो सूखने के कगार पर आ जाएगी। बात समझ में आया? आप समझिएगा, प्लेटू पठार का होने का मतलब क्या होता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी प्लेटू वाले जो है आपके रहेंगे, इसका मतलब ही यही होता है कि मान लीजिए बरसात हुआ, यहां आकर के पानी जम गया, इधर भी पत्थर है, इधर भी, इसी का एक सकरा भाग से जो है यहां से नदी निकल गया। सिंपल यही तो कॉन्सेप्ट होता है। आप कैमूर के क्षेत्र में, कैमूर हिल्स में देखेंगे कई जलप्रपात है, जबकि गया में कोई जलप्रपात नहीं है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन कैमूर से कई गुना अधिक पहाड़ी जो है वो गया में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? तो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो कुछ इस तरीके से है,
तो मान लीजिए बरसात हुआ तो इसमें पूरा पानी भर जाएगा। अब चट्टान है, मतलब कि जो भी पानी खत्म होगा, अगर वैसे देखा जाए तो सनलाइट के कारण ही ऊपर से जाएगा। और तो वैसे तो कोई ऐसा नहीं ना कि पानी लीक करने वाला बात है, वो सीधे यहां से पानी निकल करके अचानक इस हिस्से से कहीं अगर जबरदस्त गिरता है तो वही तो झरना हो जाता है, जलप्रपात होता है। जलप्रपात और कुछ अलग चीज नहीं है, पहाड़ से अचानक पानी का गिरना। अगर नॉर्मल गिर रहा है तो ये बढ़ रहा है आगे, अचानक कोई ऐसा चट्टान मिला कि एकदम तीखा मोड़ जो समझिएगा, और यहीं से गिरा तो ये झरना हो गया। झरना के आगे भी इन पहाड़ियों से ये पानी गुजर सकता है। ऐसा नहीं कि झरना से गिरता है तो सीधे खेत में गिर रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब झरना से पानी गिर रहा है तो इसी पहाड़ी का दूसरा हिस्सा भी आगे मिल सकता है और फिर आगे नदी की तरह वो बह सकता है। तो जलप्रपात के बाद भी नदियां बनती है, जलप्रपात के साथ में भी नदियां चल सकती है। वो जलप्रपात होना, झरना होना केवल और केवल जो है, वाटरफॉल होना केवल और केवल ये दिखाता है वाटरफॉल कि अचानक पानी का गिरना। बात समझ में आया? तो जो कैमूर रेंज है, ये जो कैमूर का जो ये कैमूर हिल्स अगर देखा जाए तो ये पहाड़ियों का विस्तार ऐसा है, जबकि गया में इससे कई गुना अधिक पहाड़ी है, लेकिन सब ऐसे दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? अब ऐसी स्थिति में क्या है, ध्यान से समझिए। यहां आया, फिर समतल भूमि आ गया, फिर आया समतल। अब यहां अगर मान लीजिए कि इस पर पड़ा पानी सीधे खेत में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पड़ा पानी सीधे खेत में चला जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं पानी। तो कभी जलप्रपात का निर्माण होगा? जलप्रपात का निर्माण तभी हो सकता है, वाटरफॉल का निर्माण तभी होगा जब उस पूरे हिल एरिया में, अगर उस पूरे प्लेटू में देखा जाए तो कहीं पानी स्टोर भी हो रहा है और साथ साथ अचानक पानी गिर भी रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आया? तो यहां पर जो बातें हम कर रहे हैं, दक्षिण की जो नदियां हैं ये ज्यादातर पठारी नदियां हैं, और ऐसे जब पानी जमा होता है तो बिहार में पानी खूब आएगा, और जब नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इसी में पानी नहीं रहता। एग्जाम्पल पर फल्गु नदी आपको बताते हैं हम, है ना, छोटा नागपुर के पठार से आता है दक्षिण से, और ये ऐसा इतना ढलान वाला हिस्सा है। क्योंकि बिहार को तो एक बात तो हमने समझा दिया आपको कि यहां से ढलान भी बीच में है और यहां से ढलान भी ठीक इस प्रकार से बीच में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां ठीक, अरे क्लाइमेट इधर से चल रहा था, समझ लो ढलान इधर से चल रहा है, और कुछ नहीं, बस चेंज है। तो ये ढलान कुछ इस प्रकार से है, तो यहां का नदी भी यहां पानी लेकर आ रही है और यहां वाला भी यहां लेकर के जाएगा। और ढलान इतना तेज है कि अगर मान लीजिए कि लगातार पानी नहीं आते रहा तो यहां से गिराइए और सीधे एकदम जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक ये पानी जाते ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? नदी ऐसे रहेगा तब तो थोड़ा रह भी सकता है, अगर नदी ऐसे हो गया सारा पानी निकल जाएगा। अब सामने जहानाबाद मिले या जो मिले, जब फल्गु नदी में पानी आता है तो सबसे बड़ा जो है ना, ये जहानाबाद के क्षेत्र में जो है अफरा तफरी मचाता है। बात समझ में आए कि नहीं? भले ही वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, वो पानी तो वैसे आने के लिए जो जगह है वो पटना तक के है, लेकिन यहां तक पानी नहीं पहुंच पाया। दो शाखा मिला, एक मुंगेर की तरफ चला गया, आगे जाकर के नहर बन जाता है और इतना लंबा दूर तक जाता है कि इतना खेत से गुजरना पड़ता है। जहानाबाद से जैसे ही ये पूरब की तरफ मुड़ेगा तो इतने दूर तक इसको जाना पड़ता है। मुंगेर तक समझिए ना, मुंगेर एकदम यहां है और जहानाबाद कहां, एकदम यहां है। तो इतना दूर तक, कभी आप इसको मैप में देखिएगा, प्रॉपर हमने देखा है कि जा कहां तक रहा है ये। तो आप देखिए कि कम से कम इतना लंबे दूरी तक ये खेत का जो है ना वो सफर तय करता है, नहर नहर जाते जाते कि सब पानी खत्म। और ज्यादातर दक्षिण की स्थिति यही है, केवल सोन नदी को छोड़ करके। सोन नदी में दक्षिण में सबसे ज्यादा पानी होता है, लेकिन सोन नदी का जो पानी निकास का प्रणाली है ना, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये इतना परफेक्ट है कि यहां अगर अमरकंटक से भी पानी आ रहा है तो सीधे जाकर के जब तक गंगा में नहीं मिल जाता है, जब तक कहीं बाढ़ का कारण नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है? अरे ये बाढ़ का कारण जब तक नहीं बनेगा नदी, तब तक मिट्टी को प्रभावित नहीं करेगा, वो तो सेपरेट जा रहा है अलग से। तो दक्षिण में पानी है जरूर सोन में, लेकिन वो जो है किसी प्रकार से मिट्टियों को प्रभावित नहीं कर रहा। हाँ, हमें जितना जरूरत होता है उतना ही हम पानी निकालते हैं नहर से, है ना। नहर से, ये जो रोहतास है यहां पर नहर बना दिया गया है, तो जितना जरूरत होता है उतना पानी निकालते हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं करता है। तो मेजर रीजन क्या है कि नॉर्थ बिहार में बाढ़ आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? और दक्षिण बिहार में किसी प्रकार की बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बन रही है। और जब बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बन रही है तो है तो जरूर ये क्वाटरनरी चट्टान, लेकिन प्रत्येक वर्ष जो है इसमें कोई भी प्रकार का सेडिमेंट नहीं आ रहा है, नदियों के द्वारा कोई अवसाद या गाद नहीं आ रहा है, इसलिए इन मिट्टियों को कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो ये मिट्टियां धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है।
कैसी होती जा रही है? पुरानी होती जा रही है। तो यहां की जो मिट्टियों का नेचर है थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसको हम अलग हिस्से में पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे हम जो है दक्षिण बिहार की मिट्टियां। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण बिहार की मिट्टियां, या इसी को हम अलग तरीके से समझेंगे गंगा के दक्षिणी मिट्टियां। गंगा के, क्योंकि यही बांट ही रहे दो भागों में। तो दक्षिण बिहार की मिट्टियां, या फिर कहें कि आपका है ना जो साउथ प्लेन सॉइल जो है, ठीक है, प्लेन सॉइल जो है, इसके विषय में हम जानेंगे। अब दो बातें तो आपको समझ में आ गया सर कि एक उत्तर एक दक्षिण, गंगा के उत्तर और गंगा के, ये तीसरा क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। तो फिर से हमको चट्टान पर ही चलना पड़ेगा, और चट्टान से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। दक्षिण में हमने बताया कि ये जो संकीर्ण हिस्सा है, नैरो, जो ये आपका एक स्ट्राइप बनता है यहां से लेकर के एकदम भागलपुर तक, और इसमें हमने कहा था कि ये पठारी भाग है। ये कैसा है? और पठारी भाग कहने का मतलब ये समझिएगा कि कोई भी जिला अगर यहां का दिखे, कोई भी सीमावर्ती जिला अगर यहां का दिखे, तो उसके दक्षिण के जो हिस्से हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कैमूर है, यहां पर रोहतास है, तो रोहतास में, पूरे रोहतास में नहीं, रोहतास का भी जो दक्षिणी हिस्सा सबसे है, इस पूरे अगर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो जो दक्षिणी हिस्सा है इसमें, जैसे गया है, तो पूरे गया में ऐसा नहीं कि सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। अगर ऐसा होता तो वहां पर खेती नहीं होता। तो इसके भी, गया के भी दक्षिण के जो हिस्से हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें भी पहाड़ियों का विस्तार है। तो ये दक्षिण में संकीर्ण जो पहाड़ियों का विस्तार है, इस हिस्से में जो मिट्टी बनी है वो इन्हीं धारवाड़ क्रम के चट्टान और विंध्यन क्रम के चट्टान दोनों के टूटने फूटने से बनी है। और ये चट्टानें बहुत पुरानी है, तो यहां पर जो मिट्टियों का भी निर्माण हुआ है वो बहुत धीरे धीरे हुआ है। बात समझ में आया? ये मजबूत भी खूब है, इतना मजबूत है कि अभी भी यहां का चट्टान देखिएगा टूटा फूटा स्थिति में नहीं दिखेगा, एकदम परफेक्ट वैसे ही दिखेगा। सड़क बनाने का काम जब साउथ बिहार में होता है, दक्षिण बिहार में, तो आप लोग जानते हैं कि उसमें पत्थरों को डाला जाता है। सबसे पहले कच्ची मिट्टी डाला जाता है ना, उसको तोड़ने के लिए ये लोग खूब बम लगा लगा करके थक जाते हैं। ऐसा आखिर ये पत्थर आएगा कहां? जो वो आता है ना पत्थर का टुकड़ा, वो यहीं से आता है। तो कई ऐसे पहाड़ी हिस्सा है, जनरली क्या होगा गया के क्षेत्र में जो है इस चीज को देखने को मिलेगा कि यहां पर कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र थे जिसको काट काट करके उसको आधा कर दिया, तोड़ तोड़ करके। क्योंकि नया अगर सड़क का निर्माण तो जरूरी है, तो रात में कई बार खूब जो है एकदम बम फूटने का आवाज आएगा, समझ में आ जाएगा कि जो है पहाड़ तोड़ा जा रहा है, और इतना जबरदस्त आवाज रहेगा। हालांकि बहुत जगह पर इसको रोक लगा दिया गया है। कारण क्या है कि जो शहर के नजदीक पहाड़ी हिस्सा है, जहां पर लोग बसने लग गए हैं, अगर वहां पर इस प्रकार की क्रिया किया जाएगा, बात समझ रहे हो, तो दुर्घटना भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए कई जगह पर रोक भी लगा दिया गया। तो ये दक्षिण के जो हिस्से हैं, यहां की जो मिट्टियां हैं, इसका नेचर थोड़ा सा अलग है, और इसी कारण से इसको अलग तरीके से आपको पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर आपको समझिएगा कि दक्षिण के संकीर्ण भाग में जो दक्षिण की पठारी भाग था, वहां की मिट्टियां अलग है, तो इसको अलग तरीके से आपको समझना है। दक्षिण का पठारी मिट्टियां, बात समझ में आ रहा है? पठारी मिट्टियां, दक्षिण की पठारी मिट्टियां। तो यहां पर जो साउथ में जो प्लेटू एरिया है, यहां की जो मिट्टियां है, इसका नेचर अलग है। तो इस बात को भी आपको समझना है। तो कितने हमने तरीके बताए, कितने मिट्टियां हैं? हाँ, कौन कौन सा? तीनों समझ में आया आपको? तीनों को क्लासिफिकेशन जो किया समझ में आ गया? अब इसमें से एक एक को शुरू कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? सबसे पहले गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियां, दूसरा गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टियां, और तीसरा दक्षिण की पठारी मिट्टियां, दक्षिण की पठारी मिट्टियां। तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे, यहां तक एकदम से क्लियर है ना सबको? एक नंबर एकदम फिक्स मानिए कि यहां से आना ही आना है आपको एग्जाम में, एकदम ये समझ लीजिए। 2 नंबर का भी आ सकते हैं। हाँ, वाटरफॉल, वाटरफॉल तो समझाए थे जब जलप्रपात को हमने। जलप्रपात का निर्माण तभी होता है जब हम बता दिए आपको कि पठारों में पानियों का रुकना होता है और अचानक से गिरना। जैसे कैमूर की पहाड़ियां हैं, क्या बोला हमने? तो वहां की जो पठारी भाग है कुछ इस प्रकार से है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब पानी यहां से आया, जब बारिश हुआ, तो इस जगह पर पानी स्टोर हो गया, इस जगह पर पानी। बैठो बैठो, बताता, बैठो बैठो इधर।
जहां पर हिल एरिया रहेगा लेकिन पानी जब तक स्टोर नहीं होगा तब तक वाटरफॉल नहीं होगा। जैसे ये है गया का पहाड़, बताओ वाटरफॉल करके दिखाओ। यहां बरसात होगा ऐसे पानी चला जाएगा, ऐसे पानी गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ तो हमेशा नहीं होती है, तो इसमें ये छोटा सा हिस्सा थोड़े ना, मग थोड़े है कितना सब, ये कम से कम 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो इसको हम इतना डाउन बताए ना, ये कम से कम 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब तुम समझो कि 5 किलोमीटर में पानी कितना स्टोर करेगा। अरे कैमूर की पहाड़ियों से ही कर्मनासा नदी निकलती है, ये बात पता है आपको? कैमूर की पहाड़ियों से कर्मनासा नदी निकलती है। और ले आपको लग रहा है कि बस इतना कैसे हो जाएगा सर? आपको फिर लग रहा है यहां कैमूर की पहाड़ियां हैं, यहां से कर्मनासा नदी निकल करके गंगा में मिल जाती है। अब सोचो कि इसमें इतना पानी स्टोर है कि नदी बना दे रहा है। हमने आपको क्या कहा कि ये जो आपको दिख रहा है ऐसा जो डाउन वाला एरिया है ना, ये लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक एक एक जगह पर है। अब इसी में से जहां पानी निकल रहा है, मान लीजिए फिर दूसरा नीचे कोई आपका पहाड़ी है, तो यहां से अचानक अगर चट्टानों का जो है अगर इस प्रकार से तीखा, जैसे बोलते तीखा मोड़, एकदम से सीधे चट्टान से नीचे एकदम से दिख रहा है, तो यहीं से पानी गिरेगा तो ये झरना या फिर वाटरफॉल बन गया। बात समझ में आया? हाँ, तीखा मोड़ करने के मतलब जाइएगा सीधा मोड़ मिलेगा, मतलब स्पीड में मत चलिए। अरे इसके लिए तीखा मोड़ ही है नहीं पानी के लिए। हाँ, इसके लिए बस वार्निंग है, ये वार्निंग को मान नहीं रहा है। आपको मानना है इस वार्निंग को। तीखा मोड़ कहने का मतलब चल रहे हैं स्पीड में गाड़ी लेकर के, आगे लिखा रहेगा तीखा मोड़। अगर तेजी से जाइएगा तो सीधा ही चलते चले जाइएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए ऐसा है, तो वाटरफॉल इसी कारण से तो ये कैमूर की पहाड़ियों में बन रहा है और गया में नहीं बन रहा। अभी ये जलप्रपात जो है ना वाटरफॉल वाला, जब हम हिस्से में आएंगे तो आपको और भी डिटेल में बताएंगे कि कितना दूर तक कहां पर है। अगर साउथ में जैसे कि यहां पर नवादा के क्षेत्र में ककोलत है, तो ककोलत में जो है वो है ना यहां पर बन रहा है। साउथ में जो ककोलत आपको दिख रहा है नवादा में, बिहार के कौन से जिले में? ककोलत जलप्रपात का नाम सुने कि नहीं सुने? बहुत फेमस है, बिहार में लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो वहां पर भी यही हो रहा है और कुछ नहीं, अचानक से पानी का गिरना। ये सबको समझ में आ गया तीनों? तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले को जो है यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो हमने बोला था उत्तर बिहार की मिट्टियां, उत्तर बिहार की मिट्टियां। ठीक है, तो उत्तर बिहार की मिट्टियां अगर इसके विषय में कहा जाए तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा फिर से। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि इधर नदी का प्रवाह थोड़ा अधिक है। देखिए बिहार के ठीक ऊपर में आप सभी को पता है कि यहां हिमालय पर्वत है। क्या है? यहां हिमालय का विस्तार है। और जो हिमालय का विस्तार है, हमने आपको बताया था कि जो हिमालय का विस्तार है और बिहार का ये जो सीमावर्ती जिले हैं इससे प्रभावित है। मतलब कि यहां के पश्चिमी चंपारण से लेकर के ये किशनगंज तक के जो भी जिले हैं, सबका जो ऊपर में सीमावर्ती हिस्सा है, सब ये हिमालय के कारण प्रभावित है। सर कैसे प्रभावित है? 2-3 कारणों से। सबसे पहला चीज कि हिमालय के कारण यहां का टेम्परेचर लो रहता है, टेम्परेचर। दूसरा, यहां से जो नदियां निकलती है इसके कारण इस हिस्से में अवसाद अधिक आते हैं। बात समझ में आ रहा है? और तीसरा कारण, हिमालय के कारण ये पूरा भाग जो है वो हमेशा दलदली बना हुआ रहता है। दलदली समझते हैं? हमेशा नमी बना हुआ रहता है हिमालय के कारण। तो ये जितने भी जिले हैं, चाहे यहां पश्चिम चंपारण की बात करें और यहां से लेकर के किशनगंज तक, पश्चिम चंपारण से, और इन जिलों में जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, मतलब कि अगर देखा जाए यहां पश्चिमी चंपारण है तो सबसे नॉर्थ में जो इसके लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक के जो हिस्से हैं एक पट्टी की तरह बनता है। और यहां से ये जो मिट्टियों का पट्टी है ये किशनगंज तक पहुंचता है। कहां तक? मतलब ये सीधा समझना है कि अगर पश्चिम चंपारण इतने हिस्से में है तो इसमें अगर देखा जाए तो एक पट्टी की तरह ये मिट्टियों का एक लेयर आगे बढ़ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे यहां से आगे चलेंगे तो पश्चिमी चंपारण हो गया, ठीक है। उसके आगे अगर चलेंगे तो ये क्या मिलेगा?
पूर्वी चंपारण। तो यहां पर भी पूरे हिस्से में नहीं, ऊपर में केवल लगभग अगर बात किया जाए तो 5 से 8 किलोमीटर, कितना बोला हमने, 5 से 8 किलोमीटर मिट्टियों की एक पट्टी बन रही है, जो कि सबसे अधिक हिमालय से प्रभावित है। किससे? सबसे अधिक किससे? तो पश्चिम चंपारण से लेकर के और यहां अगर बात किया जाए तो किशनगंज तक। कहां तक? और यहां आपका हो गया पश्चिम। किसके कारण सबसे अधिक ये मिट्टियां प्रभावित है? हिमालय के कारण। तो यहां पर जो मिट्टियों का निर्माण हो रहा है, तीनों कारण वैसे तो है। एक तो सबसे ज्यादा हिमालय, दूसरा हिमालय से जो नदी निकल रहा है वो भी अपना सेडिमेंट लेकर के आ रहा है, अवसाद को लेकर के आ रहा है, और तीसरा जो कारण हमने बताया कि हिमालय के कारण ही दलदली नमी युक्त भूमि बन रहा है, और सब मिलकर के जो यहां पर मिट्टी बना रहा है, इसी को कहते हैं तराई मिट्टी। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है तराई मृदा, या फिर कहे हम इसी को कहते हैं तराई मिट्टी। याद रहेगा आप लोगों को? जल्दी बताओ। तो यहां पर जो बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा वो यही मिलेगा कि पश्चिम चंपारण से लेकर के, कहां से लेकर के? पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक। कहां तक? किशनगंज तक। उत्तर के सीमावर्ती हिस्से में या नेपाल से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र में, इस बात को समझिएगा, नेपाल से लगे हुए सीमावर्ती भाग में 5 से 8 किलोमीटर, कितना बोला हमने, है ना, मिट्टियों की पट्टी, ठीक है, जिसे तराई मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? तराई मिट्टी। बात समझ में आ रहा है सभी को? कहां से कहां तक है? फ्रॉम पश्चिम, है ना, वेस्ट चंपारण टू किशनगंज। कितना किलोमीटर का जो है ये पट्टी रहेगा, है ना? ये नैरो स्ट्राइप ऑफ 5 to 8 किलोमीटर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा आपको? आपको इस बात को समझना है, ये नैरो स्ट्राइप टू, है ना, नैरो स्ट्राइप ऑफ 5 to 8 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट चंपारण टू किशनगंज। इसका नाम क्या है? तराई मिट्टी। क्या बोलेंगे इसको हम? तराई सॉइल। इसी को कहते हैं लो लैंड सॉइल भी कहा जाता है, दोनों में। हालांकि किताब में जो आपको मिलेगा वो यही तराई सॉइल ही मिलेगा। बात समझिएगा, तराई ही लिखा हुआ आपको किताब में भी मिलेगा। अब देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है उसको ध्यान से समझिएगा। किताब में तो एक लाइन में ये लिख देगा कि पश्चिम चंपारण से लेकर के, या फिर लिख देगा किशनगंज से पश्चिम चंपारण। अब जब एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा तो ये कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में ये तराई मिट्टी नहीं पाई जाएगी। या हो सकता है ऐसा प्रश्न रहेगा कि अगर उसको और मुश्किल करना है प्रश्न को, तो कौन कौन से जिले में तराई मिट्टी रहेगी, और केवल ए, केवल बी, केवल सी, ए बी सी, एक और दो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बना देंगे। अब बताओ, इसमें आपको लगता है कि सब जिला को वैसे याद किया जाए जबरदस्ती? कभी भी पॉसिबल है? तो इसमें फिर से दोनों कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। पहला जो मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट बताया वो, और दूसरा जो जिला याद करवाया था वो। हम आपको क्या बोले थे कि जब ज्योग्राफी का क्लास चलेगा तो प्रत्येक दिन आपको इसका फायदा मिलने वाला है। मतलब हर एक क्लास में आपको फायदा मिलने वाला है जो आप इन जिलों को याद किए। और अभी तो इसके बाद हम नदी का सेक्शन बताएंगे, तो बीच के जिले भी आपको एक साथ में याद हो जाएगा। अगला तो मिट्टी के बाद नदी का ही आपका जो है आ रहा है, ठीक है। तो यहां आपके अगर बात किया जाए तो पश्चिम चंपारण में भी, पूर्वी चंपारण में भी, सीतामढ़ी में भी, मधुबनी में भी, सुपौल, अररिया, और किताब में यह लाइन लिखा हुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो सीधे सबसे पहला लाइन लिखेगा इस प्रकार से कि पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी मिट्टियों की एक पट्टी, जिसे तराई मिट्टी कहा जाता है। बस यही लाइन रहेगा ना। उसमें समझाया रहेगा कि ये तराई क्यों है, आखिर क्यों ये परिवर्तन है, और कौन कौन से जिले शामिल होंगे। क्लियर है इतना सबको? अब देखिए, हमने एक बात बताया था। हाँ पूछो। हाँ हाँ, कितना किसमें लिखा हुआ है? वो बुक में थोड़ा वेरिएशन किसने लिखवाया?
तो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशंस मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तो हम कसम ही खा लिया। यहाँ किशनगंज आते आते ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यहाँ ये 5 किलोमीटर है, कहीं 5 है, कहीं 8 है, कहीं 5 है, कहीं 10 है। किशनगंज में यहाँ 50 किलोमीटर है। आपको मैं ये चीजें अभी समझाऊंगा आगे, और डिप में बताऊंगा कि आखिर क्यों ये सब बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। हाँ, अलग अलग बुक भी आप देखोगे तो यही चीज आपको मिलेगा, किसी में 8 किलोमीटर, किसी में 10 किलोमीटर। कितना लिखा है? 7 किलोमीटर, ये चीज मिल सकता है आपको, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि, हाँ, लेकिन एवरेज मान करके चलना है कि लगभग 8 किलोमीटर के आसपास की एक जो है चौड़ी पट्टी यहां पर है। 5 लिख सकता है, 6 लिख सकता है, 7। दूसरी बात, जितने भी किताब बनते हैं वो सब यही कोशिश करता है कि हमारा कंटेंट सीधा कॉपी ना रहे। बात समझ में आया? हमारा कंटेंट सीधा कॉपी ना रहे। तो मान लीजिए कि कोई किताब 5 से 8 लिखा है, अब उसमें वो क्या कर देगा, 5 से 7 लिख देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसी में 5 से 10 भी कर देगा, 5 से 10। लेकिन एक्चुअल थिंग यहां पर यह है कि कहीं पर यह सकरा है, कहीं पर अधिक है। किशनगंज तक यह पट्टी कितना किलोमीटर तक विस्तृत है? सोचो कि कितना गुना यहां से अधिक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस बात को समझिएगा आप लोग सभी कि अगर हिमालय के कारण यह तराई क्षेत्र जो है वो बनता है, मतलब नमी अधिक रहेगा, नमी। और हमने एक बात यह भी कहा है कि किसी भी मिट्टी का अगर फर्टिलिटी पावर सबसे अधिक है, मतलब कि एक जैसा मौसम वहां पर नहीं होना चाहिए। कभी ठंडा है तो कभी गर्मी भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल और केवल ठंडा प्रदेश रहेगा तो वहां पर भी बहुत उर्वरक मिट्टी नहीं रहेगा, फर्टिलिटी पावर अधिक नहीं रहेगा। और अगर केवल और केवल कहीं पर गर्मी ही गर्मी रहेगा तब भी फर्टिलिटी पावर उतना बेहतरीन होने की संभावना नहीं रहेगी। और ये हिस्से में तो हमेशा नमी बना हुआ है, इस बात को समझिएगा। हमेशा इसको कहते ही है दलदली क्षेत्र। क्या कहते हैं? दलदली का मतलब समझते हैं? हाँ, नाम से तो लग ही रहा है कि ठंडा वाला जगह हुआ, एकदम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसको दलदली क्षेत्र, ये तराई। तराई का मतलब क्या होता है कि कोई भी निचला भाग, बात समझ में आ गया, कोई भी एकदम से निचला भाग हो गया। तो यहां जो मिट्टियां हैं, इन मृदा में जो है वो नमी अधिक रहेगा। क्या रहेगा? नमी अधिक रहेगा। इसके अलावे अगर कहा जाए तो ये मिट्टियां जो है इस कारण से भूरा रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्राउन। कैसा होता है ये? इन मिट्टियों का रंग जो है अगर देखा जाए तो ब्राउन है। इसके अलावे कहा जाए तो बहुत अधिक उपजाऊ नहीं। इसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे वो मध्यम वर्ग के उपजाऊ मिट्टी है। बात समझ में आया? मध्यम उपजाऊ मिट्टी है। अब यहां नमी अधिक है, पानी अधिक है, इस कारण से यहां पर धान की खेती की जाएगी, यहां पर गन्ने की खेती की जाएगी, ठीक है। इसके अलावे अगर किशनगंज की तरफ चले थोड़ा तो चाय की खेती भी की जाएगी। बात समझ में आ रहा है? चाय की खेती भी की जाएगी। अब हम आपको इस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने ये प्रश्न को पूछ ही लिया है तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। जहां पर इसको थोड़ा डाउन मिलेगा, मतलब थोड़ा गहरा जगह मिलेगा जिस भी जिले में, वहां पर इसका विस्तार अधिक रहेगा। जो जिला जितना गहरा, मतलब कि ऊंचाई को लेकर के अगर गहरा रहेगा, ये जो पट्टी बता रहे कहीं 8 किलोमीटर तो कहीं 10 किलोमीटर, और सबसे अधिक अगर ये ऐसा इस प्रकार के जो स्थिति बनता है वो किशनगंज में बनता है। कहां बनता है? तो एक लाइन समझिएगा इसमें कि किशनगंज में, कौन से जिला में बताया हमने? किशनगंज में तराई मृदा का या तराई मिट्टी का जो विस्तार है, ठीक है, तराई मिट्टी का विस्तार 50 किलोमीटर तक है। कितना है? अब अगर इसी हिसाब से अगर हम मैप पर इसको देखना चाहे तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये विस्तृत कैसे दिखेगा। अगर एक्चुअल में इसको देखा जाए कि कैसे विस्तृत है तो ध्यान से समझिएगा कि इधर से अधिक क्षेत्र जो होगा, अगर इधर देखा जाए तो कम है, इधर भी कम है, और यहां जब आया तो यही क्षेत्र जो है थोड़ा सा अधिक हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका जो है वो कंप्लीटली तराई मिट्टी बन जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? तराई मिट्टी कंप्लीट है, रटना नहीं है, केवल समझना है। बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है वो। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये तराई मिट्टी आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखिएगा आप लोग, इसमें ये गंगा नदी हम यहां भी बनाएंगे ताकि समझ में आए आपको, ये अलग है। ये पूरा हिस्सा जो अगर बात किया जाए तो हमने बताया था कि क्वाटरनरी था। कैसा था? और क्वाटरनरी क्षेत्र में जो मिट्टियों का निर्माण हुआ है वो जलोढ़ मिट्टी है। कैसे है? जलोढ़ मिट्टी।
और पूरे बिहार का 90% हिस्सा लगभग हमने बताया था कि क्वाटरनरी क्षेत्र के मैदान में ही विकसित है, क्वाटरनरी चट्टानों के मैदान के रूप में ही विकसित है 90% से अधिक के क्षेत्र। और उसी प्रकार से हम फिर से कहना चाहेंगे कि चूंकि ये पूरा एरिया क्वाटरनरी का है, तो यहां पर जो मिट्टियों का निर्माण हुआ है वो जो है जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है। कैसा है? तो जहां पर भी क्वाटरनरी रॉक है, सीधे दिमाग में आना चाहिए आपको कि एलुवियल सॉइल है। कैसा है? तो एलुवियल सॉइल तो समझिए कि इस हिसाब से सर इधर भी होगा, नॉर्थ में भी और साउथ में भी होगा। होगा कि नहीं होगा? हमने बताया जहां क्वाटरनरी है वहां क्या है? एलुवियल सॉइल है। लेकिन इधर के सॉइल फिर भी थोड़ा अलग है और इधर का फिर भी अलग है। जलोढ़ है तो, एलुवियल है तो, लेकिन दोनों में जो है थोड़ा परिवर्तन दिखेगा, चेंजेस दिखेंगे। और वो इसलिए क्योंकि इधर जो है वो बाढ़ आता है। क्या आता है? तो जहां बाढ़ आता है इसका मतलब सीधा एक ही बात है कि यहां नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट है, अवसाद है, गाद है, वो प्रत्येक वर्ष यहां के मैदानी भाग में फैलता है और इसी के कारण यहां के मिट्टियों में प्रत्येक साल छेड़छाड़ हो रहा है। मतलब कि यहां पर बार बार जो है सेडिमेंट, गाद आ रहा है। और गाद आने का मतलब ही है सीधा ये बात कि मिट्टी का और अधिक उर्वरक हो जाना। सीधे समझ लीजिए कि इसके लिए खाद जैसे होता है ना, जैसे कैसे काम करता है, अलग अलग खाद दिया जाता है, उर्वरक दिया जाता है ना, उसके लिए यही काम करता है। समझ में आता है कि नहीं? जब जैविक खेती होता है तो उसमें देखते हैं कोई भी आर्टिफिशियल तरीके का जो है वो है ना, फर्टिलिटी के लिए ऐसा नहीं कि कोई जो है किसी प्रकार का उर्वरक का प्रयोग किया। वो क्या करेगा? सड़े गले चीजों का प्रयोग करेगा। बात समझ में आया कि नहीं है? गोबर का प्रयोग करेगा, या फिर कोई स्टोर, जैसा कि मान लीजिए पेड़ पौधे सड़ गए, पत्ते सड़ गए हैं, उसको एक जगह पर स्टोर किया हुआ है और उसी को ले जाकर के खेत में जो है उसको छिटेगा। तो जैविक खेती में होता क्या है? जैविक खेती में यही तो होता है जो सिक्किम में होता है जैविक खेती। खाद का प्रयोग नहीं करते वो लोग, और इसीलिए हेल्थ के लिए कहा जाता है ना कि जैविक खेती बहुत अच्छा है, क्योंकि हम किसी प्रकार से जो है आर्टिफिशियल किसी प्रकार से है ना कोई उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फर्टिलिटी पावर बढ़ाने के लिए ऐसा थोड़ा नहीं कि फर्टिलाइजर ला करके डाल दिए। अगर यूरिया का प्रयोग करते हैं किसी खेत में तो उसमें जितने भी जो है आपके केचुए होते हैं वो सब मर जाते हैं। मरता है कि नहीं मरता है? तो वो मरता है और वो कहा जाता है, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। बात समझ में आया? तो हम जबरदस्ती किसी पेड़ पौधे को टॉनिक पिलाने का काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो कोई लड़का उसको खूब कॉम्प्लेन पिलाओ, हॉर्लिक्स पिलाओ, एक से एक टॉनिक भी दो, खूब दो, पता चला लड़का इतना हाइब्रिड हो गया है कि समय से पहले लंबा चौड़ा इतना हो गया कि लग रहा है कि अब 10-15 साल में अंकल बन जाएगा। अरे पेड़ पौधे के साथ यही होता है, ठीक है? और ये हर एक जगह पर है। जैसे जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो जो आर्टिफिशियल तरीके से जो मुर्गा मुर्गी तैयार किया जा रहा है वो क्या 1 महीना में एकदम मुर्गी तैयार हो जाता है। किसी भी तौर तरीके से जो देसी मुर्गा है उसको तैयार होने में 1 वर्ष लगता है, और यहाँ 1 महीना में। इंसान को पीने के लिए टॉनिक नहीं है, पता है, मुर्गा को पकड़ पकड़ करके मुंह खोल करके उसमें डाला जाता है। कभी नोटिस किया इस बात को? जहां मुर्गा फार्म होता है उसको वैक्सीन लगता है, मतलब 2 पार्ट रहता है, हमने प्रॉपर देखा है। जैसे मान लीजिए कि मुर्गा का बच्चा इस तरफ एक है, बीच में बैठ जाएगा और छोटा सा वैक्सीन वाला सुई रहेगा, पकड़ेगा, ऐसा डालेगा इधर एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक मुर्गा को वैक्सीन दिया जाता है, टॉनिक पिलाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जल्दी से जल्दी बड़ा हो सके। स्टेरॉइड समझते हैं? जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसको, जिसको जल्दी बॉडी बनाना होता है, वो स्टेरॉइड का प्रयोग करता है। और उसमें क्या होता है कि पूरा बॉडी एकदम से फैल गया, और फिर 10 वर्ष के बाद क्या हुआ कि उसको संभाल नहीं पाया, तो एक से एक बीमारी आएगा आपको फिर, है कि नहीं? तो इसीलिए तो जैविक खेती जो होता है उसका जो है प्रयोग, मतलब ऐसा गवर्नमेंट भी चाहती है, लेकिन केवल जैविक खेती से हमारे देश में सबका पेट नहीं भर सकता है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन है हमारे देश का, है ना, केवल अमीरों को नसीब होगा जैविक खेती का कोई भी प्रोडक्शन। इसलिए जितने भी बॉलीवुड में स्टार है ना, आपको क्या लगता है कि हमारा सब्जी वो प्रयोग कर रहा है? नहीं, सबका अपना एक फार्म हाउस है। समझ में आया? और वहीं पर उसको जो है किसान भी, फार्मर भी हैं, और वही वहां पर जो है जैविक खेती, खुद ही के खेत से तरबूज भी लेके जा रहा है, और वहीं से सारा सब्जी साग सब। तब तो अक्षय कुमार के तो इतना उम्र हो गया, अभी इतना फिट कैसे है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अपना फार्म हाउस सबका बना हुआ है। गरीब लोग क्या करेगा कि सस्ता में कहां मिले। अब बताओ, जो अभी बैंगन की खेती है जो होता है उसमें प्रत्येक दिन दवाई पड़ता है, एवरीडे। अब एकदम सीधा जहर जा रहा है उसमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सीधा जहर जा रहा है, अगला दिन तोड़ करके खाइए, उसको ही बचाना जरूरी है।
कह रहा है कि अगर हम कीड़ा से बैगन को ना बचाए तो बैगने नहीं पहले बचेगा, तो हम बेचेंगे क्या? बात समझ में आया कि नहीं? तो किशनगंज में तराई मिट्टी का विस्तार कितना है? 50 किलोमीटर तक के है। इस बात को आपको समझना है। तो अब जो है आगे देखिएगा, दूसरा जो हम बता रहे हैं कि जो क्वाटरनरी मैदान में है यहां पर जो मिट्टियां हैं उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है जलोढ़ मृदा, ठीक है। और इसमें भी चूंकि उत्तर का हिस्सा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो उत्तर का हिस्सा बता रहे हैं नदी का पानी बार बार आ रहा है, तो यहां पर जो मिट्टियां हैं थोड़ा नया है। क्या है? तो इसीलिए इसको कहेंगे नवीन जलोढ़ मृदा। क्या कहेंगे इसको? नवीन जलोढ़ मृदा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों हो रहा है नया? न्यू एलुवियल सॉइल क्यों हो रहा है? बाढ़ के कारण हो रहा है। वैसे अगर प्रश्न ऐसा पूछे कि बिहार में सबसे अधिक मिट्टियों का विस्तार कौन सा है, तो जलोढ़ ही है। कौन सा? पूरे बिहार में लगभग 90 से 95% जो मृदा है, मिट्टियां है, वो आपके जलोढ़ है। कौन सा है? एलुवियल। 90 से लेकर के, जो कि उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, सबसे अधिक उर्वरक माना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मृदा, तो इसमें सबसे पहला लाइन ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो मिट्टियां हैं वो गंगा के उत्तरी मैदान में विस्तृत है। गंगा के उत्तरी मैदान में विस्तृत है, ठीक है। नॉर्थ प्लेन ऑफ गंगा, गंगा के उत्तरी मैदान में विस्तृत है। और इसका कारण सीधा सीधा है नदियों का प्रवाह होना। इसका मतलब सीधा यही आप समझिएगा कि उत्तर की जो नदियां हैं, उत्तर की नदियां बाढ़ का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? बाढ़ का कारण बनता है। और इसी कारण से इसके साथ जो अवसाद आते हैं, इसी से निर्माण जो होता है वो आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी, या इसी को खादर कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? नवीन जलोढ़ मिट्टी को, न्यू एलुवियल सॉइल को ही खादर कहा जाता है। क्या कहते हैं? और उर्वरता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, फर्टिलिटी पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो पूरे बिहार का सबसे अधिक जो उर्वरक मिट्टी है ना, जहां फर्टिलिटी पावर सबसे अधिक है, वो यही नवीन जलोढ़ मृदा, न्यू एलुवियल सॉइल, या इस खादर को कहेंगे। बात समझ में आया? तो इसमें हम इस लाइन को जोड़ेंगे, बिहार का सबसे उर्वरक मिट्टी, बिहार का सबसे उर्वरक, मतलब कि यहां का जो फर्टिलिटी पावर है वो बाकी अन्य सभी सॉइल जहां पर भी है उससे अधिक है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हो सकता है मे बी कि जिले पूछ दे, डिस्ट्रिक्ट पूछ दे कि कौन कौन से जिले में इसका विस्तार है, तो यहां के सभी जिले होंगे। चाहे हम बात करें इधर मुजफ्फरपुर की बात करें, मधुबनी की बात करें, सहरसा की बात करें, अररिया की बात करें, पूर्णिया की बात करें, ये सभी हिस्से में कौन सा मिट्टी मिलेगा आपको? हाँ बताओ। मुजफ्फरपुर बोला हमने, दरभंगा बोला, मधुबनी बोला, अररिया भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज भी, किशनगंज, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये पूरा जिला यहां से लेके यहां तक पूरा, बस इस हिस्से को थोड़ा सा छोड़ देना है और यहां थोड़ा सा छोड़ देना है जहां बाढ़ नहीं आता है। हाँ कौन सा? कौन सा जी? सारण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भी बताएंगे हम आपको। खगड़िया आएगा। सारण नहीं आया तो जरूरी थोड़ा ना कि सारण में नहीं आया तो सारण एकदम से बेघर हो गया है। ऐसा थोड़ा कि यहां पर खेती नहीं होगा, यहां पर भी होगा। अब बात को समझिए, केवल इस हिस्से को आपको छोड़ देना है थोड़ा, और यहां पर थोड़ा छोड़ देना है, क्योंकि यहां पर बाढ़ नहीं आता है। बात समझ में आया? जहां बाढ़ नहीं आता है वहां किसी भी तरीके से नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? नवीन जलोढ़ मृदा, उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे अधिक उर्वरक मिट्टी ये है। इसका निर्माण सीधा समझिएगा, इसका जो निर्माण हो रहा है ये सीधा समझिएगा, चट्टान तो सब में शामिल ही रहेगा, है ना। नदियों के बाढ़ के कारण, एकदम एक लाइन में समझना है, नदियों के बाढ़ के कारण हो रहा है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का।
बाढ़ तो है वैसे हमारे लिए नुकसानदायक, लेकिन अगर हमारे मिट्टियों तक केवल पहुंचे तो हमारे लिए फायदा का भी सौदा है। लेकिन समस्या क्या है कि मिट्टियों के साथ जो गांव भी बने हुए हैं वो उसी समतल पर बना हुआ है, गांव तो ऊंचाई पर कहीं बनाया नहीं गया है, तो मिट्टी के लिए तो बढ़िया है। लेकिन ये बाढ़ हमारा दो तरीके से नुकसान कर रहा है। पहला तो हमारे घर को प्रभावित कर रहा है, दूसरा ये बाढ़ का पानी एकदम 2-3 महीने तक इतना रह जाता है कि जिसमें धान को होना चाहिए जितना पानी चाहिए उससे कई गुना अधिक है। तो कम से कम धान दिखना भी तो चाहिए, तभी तो धान ऊपर होगा। अब पानी इतना भर दोगे तो जहां डाउन वाला हिस्सा है वहां धान नहीं हो पाएगा, फिर तो हमारे लिए नुकसान हो जाता है। हा? सरकार अगर करके तो बजट के पैसा बार बार उधर कैसे जाएगा? बजट के लिए भाई अगर मान लीजिए 10 करोड़ रुपए उधर भेजेगा तो 10 करोड़ में 3 करोड़ हर साल बच भी तो रहा है। ये तो देखो, अगर एक वर्ष समाधान कर देगी सरकार तो प्रत्येक वर्ष ये 3 करोड़ कहां से बचेगा बताओ? समझो इस बात को। आप सरकार को बेवकूफ थोड़े समझिएगा, उसको आप बेवकूफ मत समझिए, ठीक है? वो चाहे तो सारा समस्या का समाधान हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? अरे इस बात को सोचो कि अंग्रेज जो कि समुद्री कोई भी हमारे यहां से जाने का मार्ग नहीं था यूरोप, जो अफ्रीका को काट करके जो स्वेज नहर देख रहे हो लगभग कितना है, लगभग 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर समझते हैं? मतलब अगर यहां है तो इस पूरे बिहार को अगर देखा जाए इस तरीके से, यहां बीच में पटना है तो एक बार में लगभग यहां से यहां पार हो जाइएगा पूरा बिहार के साउथ से नॉर्थ जितना भी है, उत्तर से दक्षिण जितना भी है, वो इतना काट करके समुद्र बना देना। सिर्फ नहर नहीं निकालना, बात समझ में आ रहा है? नहर निकालने का मतलब केवल पानी भेजना, समुद्र बनाना मतलब कि उसमें सीप चलेगा, पानी का जहाज जाएगा और उसमें जो है उसी पर सारा यहां से सामान जो है भारत से सब यूरोप पहुंचेगा। नहर बनाना और समुद्र बनाना में आसमान जमीन का फर्क है। नहर से ऊपर नदी, और नदी से कई गुना ऊपर तब जाकर के समुद्र का हिस्सा बनता है। पानी वाला जहाज कैसे चलेगा जब तक नीचे पूरा बैलेंस नहीं बना हुआ है? ऐसा थोड़ा ना कि थोड़ा सा पानी चला उसमें जो है कागज वाला नाव थोड़े बहाना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये काम अंग्रेज कर लिया, सोचो सिर्फ हमारे यहां से सामान ले जाने के लिए, और हम यहीं के हैं और बताओ इसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं प्रॉपर। हमको तो चीन जैसा दीवार बना देना चाहिए था जी, ऐसा दीवार कि केवल नदी आए वहां से। बात समझ में आया? केवल बैराज नदी आए बड़ा बड़ा और ये बाढ़ का कारण नहीं बने। बाढ़ का कारण क्यों बनता है? या करके इधर उधर भागने लग जाता है ऐसे। अब पानी इतना तेजी से है कि बाढ़ का कारण बन गया। तो हमारा बजट जो 5 वर्ष में हम कंबल बांटने में और चावल दाल बांटने में और खुद के जेब में भरने में लगाते हैं, उससे बेटर यही है कि हमारे यहाँ का जो पानी निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत गंदा है। इसी कारण से इधर बाढ़ और इधर सूखा भी है। इधर नहर भी दे सकते हैं, और सिर्फ रोहतास में सोन नदी का पानी क्यों जाता है? ठीक है, थोड़ा बहुत अरवल और औरंगाबाद में है थोड़ा, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा। गया में हर साल सूखाग्रस्त है, नवादा में सूखाग्रस्त है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग समझिएगा नदियों के बाढ़ का कारण बनता है। अब तीसरा मिट्टी को देखिए आगे। तीसरा अगर कहा जाए तो तीसरा मिट्टी का नाम यहां पर आपको समझना है, इसका नाम है अवशिष्ट मिट्टी। अब ध्यान से समझिएगा कि अवशिष्ट मिट्टी क्या है। मृदा, पिडमोंट सॉइल क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो पश्चिम चंपारण का हिस्सा दिखता है ना, यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये सोमेश्वर रेंज जहां पर आपको ये मिलेगा, ये सोमेश्वर और ये रामनगर दून। सोमेश्वर अगर कहा जाए और ये रामनगर दून कहा जाए, आपको एक बात समझ में आता है कि ये दोनों हिस्से ऊंचा होगा। इतना तो समझ में आता होगा कि ये दोनों हिस्सा क्या होगा, ऊंचा होगा। तो वैसे तो ये पश्चिमी चंपारण से गंडक नदी गुजरती है, लेकिन यहां पर बाढ़ का कारण नहीं बनता है। बाढ़ का कारण, और जब बाढ़ का कारण नहीं बनता है तो यहां की मिट्टियां भी थोड़ी पुरानी होने लग गई है। बात समझ में आया? तो यहां पर जो मिट्टी का फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं अवशिष्ट मिट्टी। क्या कहते हैं इसको? पिडमोंट सॉइल कहते हैं। तो इसका सर कुछ विशेषता क्या, फीचर क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात कि ये मिट्टियां पुरानी है। कैसा है? पुरानी मृदा है। कहने का मतलब है यहां पर बाढ़ का पानी नहीं बनता है, बाढ़ का कारण नहीं बनता है। अब इसको मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह है नॉर्थ बिहार का मिट्टी, लेकिन यहां पर भी हम एक पुरानी मिट्टी आपको बता रहे हैं। और कारण क्या है? बाढ़ का कारण यहां नहीं बनता है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि इस जोन फर्स्ट का ये हिस्सा है, किसका है?
बरसात ठीक ठाक होगा कि नहीं बढ़िया? अरे यहां पर बरसात अच्छा होगा जोन 1 में और जोन 2 में, ये दोनों हिस्से में हमने कहा था कि वर्षा खूब अच्छा होगा। तो जब वर्षा अधिक होता है तो वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ की जो खेती है, कृषि है, उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, मतलब उर्वरता ठीक ठाक बना हुआ है। तो इसी कारण से इस क्षेत्र में जनरली गन्ना का खेती बहुत अच्छा होता है, उसके साथ साथ में धान का खेती बहुत अधिक होता है। अवशिष्ट मृदा से जो प्रश्न पूछेगा उसमें जिला का नाम जरूर पूछेगा, और ये जिला है पश्चिम चंपारण। और इवन आपको समझ लेना है कि बिहार का एकमात्र जिला है जहां पर यह अवशिष्ट मिट्टी है। बात समझ में आया? तो एकमात्र जिला है, इसी कारण से ये इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। पूरा पश्चिम चंपारण में नहीं है, सीमावर्ती हिस्से में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि तराई मिट्टी है। कोई भी जिला है इसका मतलब जरूरी नहीं कि केवल एक ही मिट्टी, ये जो है तराई हो गया, और इसी का ये हिस्सा जो हो गया वो आपका इसमें अवशिष्ट मिट्टी हो गया। कौन सा मिट्टी हो गया? मिट्टियां नई है कि पुरानी है? उर्वरता जो है इसका ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, और इसका कारण यह है कि वर्षा होता है इधर। अगर यही मिट्टी इधर दक्षिण में होता ना कहीं पे, तो ये बहुत अच्छा उर्वरक नहीं होता, क्योंकि पानी कम बढ़ता है। कौन सा जिला में है? तो 3 मिट्टी आपका क्लियर हो गया, यहां तराई, यहां नवीन जलोढ़ मिट्टी, और यहां अवशिष्ट मिट्टी। चौथा देखिएगा अगला, और चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके उत्तरी जो मैदान में जो मिट्टियां हैं वही अभी आप बता रहा हूं आपको मैं। तो चौथा क्या है, ध्यान से समझिएगा कि अगर देखा जाए तो हमने जो अभी डिस्कस किया था आपसे कि इस हिस्से में चूंकि जो है वो बाढ़ का पानी नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है? और ये गंगा नदी भी ठीक इस प्रकार से है। गंगा यहां पर है, अगर देखा जाए तो इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? और इधर से जो आती है ये आपका नाम है इसका गंडक। क्या नाम है? बस आपको मोटे तौर पर बस समझ लेना है। इस हिस्से में ये दोनों नदियां जो है वो बाढ़ का पानी नहीं लाती है। बात समझ में आया? तो दोनों जिले यहां पर देखिएगा, ध्यान से समझिए। यहां पर एक जिला जिसका नाम है सारण, याद आ रहा है? अरे भोजपुर के ऊपर क्या बताए थे? तो भोजपुर गंगा के दक्षिण में बताए थे, और सारण को गंगा के, तो यहां सारण, सिवान और गोपालगंज 3 जिला। समझ में आ रहा है? यहां पर भी वही लॉजिक काम कर रहा है जो आपने याद किया है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो इवन कहने की बात है कि इस क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं उसको कहते हैं दोमट मिट्टियां। क्या कहा जाता है? दोमट मृदा कहते हैं। इसी जगह पर जो है बलसुंदरी मिट्टी भी इसको कहते हैं, बलसुंदरी मृदा भी कहा जाता है। दोमट मृदा और क्या बोले हम? दोनों नाम है, एक तो दोमट भी इसका नाम है, दूसरा क्या नाम है इसका? बलसुंदरी सॉइल। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात आप खुद मुझे अपना एनालिसिस करके बताओ कि अगर दोमट मिट्टी की बात करें या बलसुंदरी मिट्टी की बात करें, बताओ मुझे कि ये नया होगा कि पुराना मिट्टी होगा? पुराना होगा कि नहीं होगा? तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे, वो पुरानी मृदा में ही करेंगे, पुरानी मिट्टियों में ही करेंगे। इस बात को समझिएगा। इसका एक्चुअल नेम तो बलसुंदरी मिट्टी है, लेकिन पुराना होने के कारण इसको नया नाम दे दिया गया है दोमट। बात समझ में आया? हाँ, अब ये समझिएगा कि आपके दिमाग में आया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्यों नहीं दे दिया। तो इसलिए इसको नहीं कह रहा है क्योंकि दक्षिण में इसका विस्तार सबसे अधिक है, और कोई ना कोई यूनिक नाम भी इसका जरूर बनाएगा। जैसे दक्षिण में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहेगा उसको कैवाल कह देंगे। क्या कह देता है? तो उत्तर में ये जो पुरानी मिट्टी है इसको कहेंगे दोमट। क्या कहेंगे? तो इसी को कहते हैं दोमट मृदा, या इसी को कहते हैं बलसुंदरी मृदा। आपसे हो सकता है प्रश्न ऐसा भी पूछे कि उत्तर बिहार में भी पुरानी मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? अरे उत्तर पश्चिम, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से क्या हो गया? उत्तर, और जिला के हिसाब से कहेगा तब ना सारण, सिवान और गोपालगंज। बाकी इस हिस्से को छोड़ करके ये पूरे भाग में क्या हो गया इधर? अरे इधर तो नवीन जलोढ़ मृदा हो गया ना। तराई तो बस ये थोड़े से हिस्से में है। अरे तराई का विस्तार तो एकदम थोड़े से हिस्से में है। यहां तराई, यहां नवीन जलोढ़,
यहां पर हमने बता दिया था अवशिष्ट मृदा। क्या बोला था हमने? अवशिष्ट मृदा। पिडमोंट सॉइल आपको हमने बताया, बात समझ में आया। और यहां कौन सा हो गया आपका? दोमट। दोमट कहे या फिर कहे इसी को, तो दोमट मृदा या बलसुंदरी मृदा, तो पुरानी मृदा है ये, या फिर हम इसको पुरानी जलोढ़ भी कह सकते हैं। अगर किताब में लिखा हुआ है तो कोई गलत नहीं होगा। इसके अलावे अगर विस्तार कहा जाए तो कौन कौन से जिला में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमने बताया एक तो सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रहा है? इसके अलावे कुछ जिले ऐसे हैं बिहार में और भी जगह पे जिसके कुछ हिस्से में बाढ़ नहीं आता है या वहां की मिट्टियां नवीन नहीं है। जैसे मुजफ्फरपुर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां की दोमट मिट्टी है। कौन से जिला में? उसके अलावे ये जो पूर्णिया दिख रहा है यहां पे, वैसे तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन पूर्णिया जिले में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां की बाढ़ नहीं आता है और यहां भी दोमट है। इसके अलावे एक और जिला है जो कि आपको दिखेगा बेगूसराय। कौन सा दिखेगा आपको? बेगूसराय में भी आपको जो है बलसुंदरी मिट्टी मिलेगा। तो इन जिलों के अलावे, इस सीक्वेंस के अलावे, है ना, छोटी सी मिट्टियों की पट्टी है। मतलब पूरा जो है जिला में नहीं है ना, कुछ हिस्से में, जैसा कि हमने लिख दिया कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि मुजफ्फरपुर, कहां के विषय में हमने कहा? मुजफ्फरपुर, उसके अलावे बेगूसराय, और आपका हमने क्या बताया, यहां पर भी दोमट या फिर यहां पर भी जो है बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। अब एक लाइन को समझिए, जब बिहार के कृषि पढ़ाएंगे तो मिट्टी पर ही आधारित कृषि भी होता है कि नहीं होता है? जहां जिस प्रकार का मिट्टी उस प्रकार का खेती, कृषि। तो बलसुंदरी मिट्टी जो है सबसे अधिक उपयुक्त रहता है, जो कि होता है आपके जो है मक्का के खेती के लिए। किसके लिए होता है? मक्का की खेती सबसे बेहतरीन होती है बलसुंदरी मिट्टी में। तो जहां पर भी बलसुंदरी मिट्टी रहेगा मक्का की खेती वहां जरूर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है, ये बात पता है आपको? पूरे बिहार में बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है। मतलब सबसे अधिक देखा जाए तो मक्के के दृष्टिकोण से संपन्न माना जाता है। हालांकि रिसेंट के रिपोर्ट में पूरे बिहार में सबसे अधिक मक्का कटिहार में हुआ है। कहां हुआ है? लेकिन मक्के का घर किसको कहते हैं? बेगूसराय को। सबसे अधिक अभी मक्का कहां हुआ है? तो कई बार ऐसे ही जिले आगे निकल जाते हैं एक दूसरे से, है ना। सबसे अधिक धान तो नॉर्थ बिहार में, लेकिन सबसे अधिक धान होने वाला जिला, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मक्के का घर अगर कह दिया जाए तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मक्के का घर। तो इसमें हमने कहा था कि बलसुंदरी मृदा जो है ये सबसे अधिक जिम्मेदार या सबसे अधिक है उपयुक्त होता है मक्के की खेती के लिए। बलसुंदरी मृदा में मक्के की खेती बेहतर होती है। क्या ये बात समझ में आया? तो उत्तर बिहार में यही मिट्टियों को आपको जानना था। तो अगर देखा जाए यहां, हाँ अभाव है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस जगह जहां पे अभाव है वहां पर मक्का होगा ही नहीं। ये तो हमने कह दिया कि बलसुंदरी मिट्टी है तो मक्का होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जहां पर नहीं है इसका मतलब वहां मक्का होगा ही नहीं होगा। ठीक, अगर कहां पर बताया हमने? हमने यहां क्या लिखा कि कुछ हिस्से में शामिल है जहां पर बाढ़ का हिस्सा नहीं बनता। पूरा जिला में जरूरी नहीं कि एक ही मिट्टी रहे। हम बार बार कह रहे हैं इस बात को। पश्चिम चंपारण में यहाँ अवशिष्ट मिट्टी भी है, तराई मिट्टी भी है। बात समझ में आया? पूरे जिले में एक जैसा मिट्टी नहीं होगा। दक्षिण के तो जितने भी जिले हैं सब में कम से कम 2-3 प्रकार का मिट्टी है। लाल पीला मिट्टी, बलथर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। गया में तीनों मिलेगा। सबसे दक्षिण के हिस्से में जो दक्षिण की पठारी मिट्टियां, जिसमें कि बलथर का नाम लेंगे, लाल पीला का नाम लेंगे, है ना, लाल बलुई मिट्टी का नाम लेंगे, और इसी में पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी रहेगा। तो जिला एक ही है, डिपेंड करता है कि वो भौतिक प्रदेश कैसा बना हुआ है इसके आधार पर। तो इसमें टोटल कितने मिट्टी हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? ये बात समझ में आया आपको?
तो अगर आपको खाली मैप मिल जाए तो इसमें भर दीजिएगा कि नहीं भर दीजिएगा? हाँ बताओ, सबसे पहले हमने किस मिट्टी को बताया था? सबसे पहले तराई मिट्टी, उसके बाद हमने क्या बताया? नया या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये गंगा के उत्तर में कि दक्षिण में है? गंगा के उत्तर में। बताओ यहां कौन सा बताया था? क्या बताया था यहां पर? अवशिष्ट मिट्टी बताया था, है ना? अवशिष्ट मृदा बताया था। और यहां पर क्या बताया था हमने? यहां पर बलसुंदरी का है दूसरा नाम दोमट, या इसी को क्या कहते हैं? बलसुंदरी। इसी प्रकार से अवशिष्ट मिट्टी का भी एक नाम है जिसको कॉप कहते हैं, कॉप। अवशिष्ट मिट्टी या इसी को कॉप कहा जाता है। हाँ ठीक है। पिडमोंट सॉइल जो है उसको कॉप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉप मिट्टी कह सकता है या फिर अवशिष्ट मिट्टी कह सकता है, दोमट कह सकता है, या फिर कई जगह पर पुरानी जलोढ़ भी इसको लिखा हुआ मिल सकता है, उत्तर में भी। समझ में आया? उत्तर का हिस्सा है लेकिन फिर भी यहां पर क्या मिल जाएगा? पुरानी जलोढ़ भी मिल जाएगा। तो जो मेनली है वो उत्तर बिहार में आपने देखा कि 4 प्रकार की मिट्टियां, कितनी प्रकार की मिट्टियां? 4 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, फिर दक्षिण वाला। हाँ बांगर, हाँ हाँ बांगर भी कहते हैं इसको। हाँ बट जनरली इसके लिए जो टर्म एक यूज होगा भांगर हो जाएगा अब, या जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के कारण इसको भांगर हम कह देंगे। ये चूंकि देखिएगा ना, इसको अगर पुरानी जलोढ़ कह रहे हैं तो एक बात तो समझ में आ ही गया होगा कि नवीन जलोढ़ मतलब खादर और पुरानी जलोढ़ मतलब बांगर। तो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो भांगर कर लेते हैं फिर हम, बांगर से भांगर। बात समझ में आई कि नहीं आया? जनरली जनरली हम क्या कोशिश करते हैं कि जो ये नॉर्थ में चूंकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो प्राकृतिक रूप से जो हम पढ़ा रहे हैं अगर उसमें देखा जाए तो केवल और केवल यह मिट्टी इसलिए आया है क्योंकि यहां पर बाढ़ नहीं आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है नॉर्थ में और साउथ में। अगर प्रॉपर हम इस बात को लिखते कि पूरा नॉर्थ में केवल जलोढ़ मिट्टी है तब बात अलग होता, लेकिन इस हिस्से में चूंकि यह बचा हुआ हिस्सा है इसी कारण जनरली हम उसी नाम का प्रयोग करने से परहेज करते हैं। बात समझ में आया? नहीं तो अगर वही करेंगे तो लगेगा कि इधर भी वही है उधर भी, किताब में इसीलिए टर्म रहता है। बताओ साउथ वाले हिस्से में जनरली नहीं है। ये बलसुंदरी मिट्टी थोड़ा सा लाल दिखेगा आपको, ठीक है? बताओ बताओ, बिल्कुल पूछो, बताने के लिए तो है हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखो जो नालंदा है ये कट गया यहां से, ठीक है? और यहां से देखो कोई अगर बात दिखा जाए तो वैशाली कट गया। इसमें एलिमिनेट करना है आपको, एलिमिनेट करके यहां पर आपको अलग अलग कर देना है, ठीक है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण एरिया, ठीक है? दूसरा पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया और दरभंगा का हिस्सा, पूर्णिया। तीसरा जो है ये भागलपुर का ये हिस्सा है। इसमें देखो ये जो पूर्णिया का हिस्सा है, खगड़िया का हिस्सा है, इस वाले में आपका होगा आंसर, ठीक है? तो वो कारण इसलिए बन जाता है ना वैसे, क्योंकि यही कई बार जो नए प्रश्न बनाते हैं, जो बना रहे हैं डिपेंड ये भी तो कर रहा है कि वो प्रॉपर उसके हिसाब से ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये प्रश्न बनाने वाला कोई अलग से आदमी थोड़े आता है, वो तो कॉन्सेप्ट के आधार पर ही बनाता है ना। हाँ हाँ, क्या चाहिए? कंकड़ पत्थर? कंकड़ होने का, आराम से, कंकड़ कंकड़ उस जगह पर ही रहेगा जहां की चट्टानें पुरानी है और टूट फूट करके प्रॉपर वो मिट्टी में तब्दील नहीं हुआ है। कहां वाले हिस्से में? तराई वाले हिस्से में, ये तो हिमालय का क्षेत्र है। बांगर वाले हिस्से में यहां पर नहीं है कंकड़ नुमा, यहां बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि जो चट्टानों का, इस कारण से क्योंकि चट्टानों का विस्तार उस तरीके से यहां पर नहीं था। अगर अगर यहां पर धारवाड़ या बिंदन का होता और उससे ही जलोढ़ बनता, तब इसमें कंकड़ हो जाता। हाँ कह सकते, अभी तो हमने लिखा। भांगर कहेंगे, पुरानी जलोढ़ कहेंगे, बलसुंदरी या दोमट सभी कहेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ का जो चट्टान है वो ऐसा नहीं कि टूट फूट करके अभी मिट्टी बनने का क्रम ही चल रहा है। कंकड़ होने का सीधा मतलब यह है कि अभी भी वो मिट्टी का फॉर्मेशन हो ही रहा है। बात समझ में आया? कंकड़ होने का मतलब है कि मिट्टी का फॉर्मेशन हो ही रहा है। हो सकता है 1000 साल, 2000 साल, 50,000 साल के बाद वो कंकड़ धीरे धीरे केवल मिट्टी बन जाएगा। बात समझ में आया? जिस मिट्टी में कंकड़ होगा मतलब मिट्टी का फॉर्मेशन अभी भी हो रहा है वहां का। क्लियर है सभी को? हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ एक ही मौसम। हम्म। सिंचाई का साधन रहेगा, बाढ़ नहीं आएगा तो पुरानी जलोढ़ बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। बिल्कुल हो सकता है उसमें। हाँ ठीक है, ढाल है। हम्म। हाँ हाँ ठीक है। नहीं वो तो ज्वालामुखी के कारण वैसा हुआ है। वो तो ज्वालामुखी के कारण हुआ है। जहां पर ज्वालामुखी जब निकला तो जिस हिसाब से बना वो तो अपने आप था, उसको हमने बनाया ही नहीं है। हाँ इसको ऊपर से टपकाया थोड़े गया है। ज्वालामुखी वाला जो टॉपिक पढ़िएगा तो उसमें ये क्लियर होगा आपको कि किस प्रकार कई लेयर में, जब जनरली जहां पे पहाड़ी का हिस्सा बना है ना, कई लेयर में, मतलब ज्वालामुखी का लावा आ रहा है फिर से आ रहा है, तो वहां के प्लेटू जनरली जो है ऐसे कर्व वाला बन जाएगा। बात समझ में आया? मतलब आ रहा है फिर से आ रहा है, तो कहीं पर ज्यादा है तो ऊंचा हो गया, जहां कम आया वो नीचा है, और जहां एक बार में जनरली आया है ऊपर ही रह गया केवल। मतलब पहाड़ का बनना, पहाड़ मतलब क्या हुआ, वैसा ही से जो ऊपर एक ही जगह पर चलते चला गया। पहाड़ी होने का मतलब क्या हो गया, पूरा लंबे क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा, कहीं पर ज्यादा ऊंचा आना, कहीं पर कम ऊंचा आना। पहाड़ और पहाड़ी दोनों में यही तो फर्क है। चलो लिखो इसको। बिहार की मिट्टियां, लिखिएगा इसमें बिहार की मिट्टियां। बिहार की मिट्टियां। हाँ। सॉइल ऑफ बिहार। लिखिएगा। सॉइल ऑफ बिहार। लिखिए किसी भी भौतिक प्रदेश में, किसी भी भौतिक प्रदेश में, बिल्कुल आप लोग पर ध्यान दिया जा रहा है, ये लोग तो कमेंट कर रहे हैं। बताओ, प्रश्न प्रश्न पूछो। ये लोग कहते हैं कि हम लोग को सुनते ही नहीं है, प्रश्न पूछो तब तो बताएंगे। और दूसरा को तो श्वेता आप तो बोल ही दीजिए। कह रहा है सर हम लोग खुद प्रश्न पूछो ना, दूसरे से क्यों पूछ रहे हो? ठीक है। किसी भी भौतिक प्रदेश में वहां के मिट्टियों के निर्माण में, वहां के मिट्टियों के निर्माण में, वहां के मिट्टियों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान वहां स्थित चट्टानों, वहां स्थित चट्टानों, कॉमा दे के लिखिएगा जलवायु, फिर लिखिए कॉमा दे के तापमान, तापमान, नदी प्रवाह, नदी प्रवाह का होता है। लिख लिए? आगे लिखिएगा।
बिहार में ये बिहार में जिम्मेदार ये सभी कारक के अनुसार, बिहार में जिम्मेदार ये सभी कारक के अनुसार, कारक के अनुसार बिहार के मिट्टियों को, बिहार के मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में 3 भागों में बांटा गया है। अब आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। सॉइल ऑफ बिहार, और सबसे पहले नंबर पर लिखिएगा रॉक्स, क्लाइमेट, रॉक्स, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर, आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन बिहार, इन बिहार। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखिएगा, आप लोगों ने कहा लिखा है अभी तक? 3 भागों में, तीनों को आप नोट डाउन करिएगा, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों लोग। उत्तर बिहार की मृदा, सॉइल ऑफ नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ बिहार या नॉर्थ प्लेन, 3 भागों में। हाँ, तो इसको भी लिख लीजिए एक लाइन, ठीक है। देयर इज 3 काइंड ऑफ, या इसमें लिखिएगा, नहीं नहीं ये लाइन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, बिहार सॉइल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स, हाँ, या क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। बिहार सॉइल इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। इन लोग प्रश्न एक भी नहीं पूछेगा, खाली यही लिखेगा, सर हम लोग की बात को नहीं सुनते हैं। तो इतने देर से सुन लिए तुम लोग के बात को, ठीक है। इसमें पहला लिखिएगा उत्तर बिहार की मृदा, सॉइल ऑफ नॉर्थ प्लेन। दूसरा लिखिएगा दक्षिण बिहार की मृदा, है ना, सॉइल ऑफ साउथ प्लेन, पहला ऊपर में नॉर्थ और दूसरा वाले में साउथ। तीसरे नंबर पर आप इसमें लिखिएगा दक्षिण का पठारी मृदा, ठीक है, सॉइल ऑफ साउथ प्लेटू एरिया। ठीक है, अभी आप लोग आराम से पढ़िए, इधर से क्या पढ़ना है उधर से क्या पढ़ना है, यहाँ देखेगा नहीं बढ़िया से, कोई किताब पढ़ेगा फिर समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? तीनों लिखे? अब सबसे पहले नंबर पर लिखिएगा उत्तर बिहार की, उत्तर बिहार की मिट्टियां, उत्तर बिहार की मिट्टियां। ठीक है, इसमें लिखिएगा इस क्षेत्र के मिट्टियों का निर्माण, इस क्षेत्र के मिट्टियों का निर्माण, डैश देकर के लिखिएगा, उत्तर बिहार की मिट्टियां डैश देकर के लिखिए, इस क्षेत्र के मिट्टियों का निर्माण, ठीक है, गंडक नदी, कॉमा देके लिखिएगा बूढ़ी गंडक नदी, महानंदा नदी तथा कोसी नदियों के द्वारा लाए गए,
तथा कोसी नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के कारण होता है। ठीक है, निक्षेप के कारण होता है। आप लोग लिखिएगा द सॉइल ऑफ दिस रीजन, द सॉइल ऑफ दिस रीजन हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू the deposit sediment brought by the rivers, the deposits sediment brought by the rivers, like rivers like गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा एंड कोसी, महानंदा एंड कोसी। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा उत्तर बिहार के, है ना, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टियों को, उत्तर बिहार के मैदान के मिट्टियों को कई भागों में विभाजित किया जाता है, कई भागों में विभाजित किया जाता है। लिख लिए, कई भागों में विभाजित किया जाता है। देयरफॉर द सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, देयरफॉर द सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, नॉर्थ बिहार प्लेन further divided into different types, further divided into different types। ठीक है, लिख लिया आप लोग। सबसे पहले नंबर पर लिखिएगा तराई मिट्टी, सबसे पहले नंबर पर लिखिएगा तराई मिट्टी, तराई सॉइल या फिर लो लैंड सॉइल। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर लिखना है तराई मृदा, लिखिएगा इसमें इन मिट्टियों का विस्तार, इन मिट्टियों का विस्तार बिहार के तराई क्षेत्र में है। ठीक है, बिहार के तराई क्षेत्र में है ना। तो तराई सॉइल में लिखिएगा दिस सॉइल इज एक्सपेंडेड इन, दिस सॉइल इज एक्सपेंडेड इन द तेराई रीजन ऑफ बिहार। लिख लिए सभी लोग, दिस सॉइल इज एक्सपेंडेड इन द तेराई रीजन ऑफ बिहार। आगे लिखिएगा इसमें पश्चिम चंपारण से लेकर के, पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक, पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक संकीर्ण मिट्टियों की एक पट्टी, संकीर्ण मिट्टियों की एक पट्टी में तराई मृदा का विस्तार है।
तराई मृदा का विस्तार है। लिखिएगा आप लोग, तेराई सॉइल इन बिहार इज फाउंड इन, तेराई सॉइल इन बिहार इज फाउंड इन फाउंड इन फ्रॉम वेस्ट चंपारण टू किशनगंज, फ्रॉम वेस्ट चंपारण टू किशनगंज। ठीक है, आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, देयर इज नैरो स्ट्राइप, देयर इज नैरो स्ट्राइप ऑफ 5 to 8 किलोमीटर, देयर इज नैरो स्ट्राइप ऑफ 5 to 8 किलोमीटर। देयर इज नैरो स्ट्राइप ऑफ 5 to 8 किलोमीटर। आगे लिखिएगा, किशनगंज में, किशनगंज में तराई मिट्टी का विस्तार 50 किलोमीटर तक है। आप लोग में 5 से 7 वाले नहीं लिखे क्या? क्या लिखे आप लोग आखिरी लाइन? संकीर्ण तराई पट्टी क्षेत्र। आगे लिखिएगा, यह संकीर्ण पट्टी, यह संकीर्ण पट्टी की चौड़ाई, यह संकीर्ण पट्टी की चौड़ाई लगभग 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। यह 5 से 8 किलोमीटर तक है। इन संकीर्ण पट्टी की चौड़ाई लगभग 5 से 8 किलोमीटर है। अगले लाइन में लिख लीजिएगा इस फिर इसमें, किशनगंज में, किशनगंज में तराई मिट्टी का विस्तार 50 किलोमीटर तक है। पचास किलोमीटर तक है। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग इसमें, तराई मिट्टी इज एक्सपेंडेड नियर 50 किलोमीटर, तराई सॉइल इज एक्सपेंडेड नियर 50 किलोमीटर इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। अगला लाइन लिखिएगा, यह भूरे रंग के, ये लिखिएगा, यह भूरे रंग से पीले रंग का, यह भूरे रंग से पीले रंग का अम्लीय मिट्टी होता है। हाँ, अम्लीय मिट्टी होता है, अम्लीय। यह भूरे से पीले रंग का अम्लीय मिट्टी होता है। आगे लिखिए आप लोग, इट इज ब्राउन एंड येलो कलर सॉइल, इट इज ब्राउन एंड येलो कलर सॉइल ब्राउन एंड येलो कलर सॉइल विथ द एसिडिक नेचर, विथ द एसिडिक नेचर। आगे लिखिएगा, इन मिट्टियों में, इन मिट्टियों में इन मिट्टियों में धान, धान, पटसन और गन्ने आदि फसलों को, धान, पटसन और गन्ने आदि फसलों को उगाया जाता है, फसलों को उगाया जाता है। लिख लिए, उगाया जाता है। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर,
दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक, है ना, क्रॉप्स लाइक पैडी, जूट एंड सुगर केन। शुगर केन, है ना, यहां पर धान का पटसन, पटसन मतलब जूट, और साथ साथ में आपका गन्ने का। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा आप लोग। इन मिट्टियों का विस्तार, इन मिट्टियों का विस्तार पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, कॉमा देके लिखिएगा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीक्वेंस में ही लिखना है सबको, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी, सुपौल, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज के उत्तरी भाग में है। उत्तरी भाग में है। दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ प्लेन ऑफ, या द नॉर्थ साइड ऑफ, द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ, ऐसा करके लिखिएगा आप। दिस प्लेन, दिस सॉइल इज फाउंड इन, फाउंड इन द नॉर्थ साइड ऑफ, द नॉर्थ साइड ऑफ वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, मधुबनी, पटसन जूट को बोला जाता है। बच्चा बोल रहा है पटसन किसको कहते हैं? वो वस्त्र उद्योग में काम आता है। ठीक है, कहां तक लिखे? मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज लिख दिए। कंप्लीट हो गया ना? चलिए अब दूसरे, हाँ बताओ, ऑफिस में पूछ लेना। ठीक है, लिखवा लूँ अभी मैं। आगे लिखिएगा आप लोग, नवीन जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल, नवीन जलोढ़ मिट्टी और न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, लिखिएगा यह मिट्टी मैप में भी थोड़ा ये बना लीजिएगा आप लोग कि तराई मिट्टी कहां पर है। समझ में आया? इसमें आप लोग बना लीजिए, क्योंकि जब रिवीजन आप करेंगे तो एक बार में ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे किताब के जैसे बन जाएगा, आपका नोट्स पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर कौन सा मिट्टी है। ठीक है, लिखिएगा इन मिट्टियों का निर्माण, हाँ हाँ, यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष, लिखो अब वैसे ही लिख रहे हो तो, यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ के कारण, आने वाले बाढ़ के कारण बनती है, जो कि, बनती है जो कि गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानदी, कोसी नदी के अवसाद से निर्मित है, अवसाद से निर्मित
है। अरे बच्चा, तराई मिट्टी को ही दलदली कहा जाता है, अलग कुछ नहीं है। तराई मिट्टी को ही दलदली भी कहते हैं। अभी तो समझाए थे जी थोड़ी देर पहले हम। निर्माण होता है, लिख लिए। अगला लाइन में लिखिएगा। ये महानंदा, महानदी बिहार में कहां से आ गया जी? हमने महानदी बोल दिया क्या? महानंदा होगा। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग इसमें कि यह मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से, यह मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से, यह मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है, अगला लाइन में लिखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। अब आप लोग लिखिए, खादर और न्यू एलुवियल सॉइल, आपने लिखा होगा, डैश दीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग लिखिएगा, द सॉइल नोन एज न्यू एलुवियल सॉइल, द सॉइल इज, द सॉइल नोन एज न्यू एलुवियल सॉइल is formed every year, is formed every year from the sediment of, from the sediment of rivers, sediment of rivers, rivers like गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा। कोसी एंड महानंदा, लिख लिया आप लोग? लिखिएगा अगले लाइन में, दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज खादर, दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज खादर। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग, इस मिट्टी में, इस मिट्टी में चूने की कमी है, चूना। हाँ, इस मिट्टी में चूना की कमी है, चूना की कमी है। इसमें मुख्यतः, इसमें मुख्यतः बालू और, बालू और चिकनी मिट्टी का जमाव होता है। बालू और चिकनी मिट्टी का जमाव होता है। ठीक है, लिखिएगा, इन दिस एलुवियल सॉइल, in this alluvial soil mainly there are deposits of, deposits of sand and clay,
ठीक है, आगे लिखिएगा, यह मिट्टी धान और गेहूं की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह मिट्टी धान और गेहूं की खेती के लिए धान और गेहूं की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी। आप लोग लिखिएगा, दिस सॉइल इज एक्सट्रीमली सुटेबल फॉर, दिस सॉइल इज एक्सट्रीमली सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी एंड व्हीट। एंड व्हीट, धान और गेहूं के लिए। आगे लिखिएगा, इन मिट्टियों का सर्वाधिक विस्तार, नहीं, इन मिट्टियों का विस्तार, इन मिट्टियों का विस्तार उत्तर बिहार के सर्वाधिक हिस्सों में है। उत्तर बिहार के सर्वाधिक हिस्से में है, सर्वाधिक हिस्सों में है। दिस सॉइल इज, दिस सॉइल इज expanded in most of the, this soil is expanded in most of the North Bihar plain, North Bihar plain। लिख लिया आप लोग? तो आज की क्लास को यहीं तक हम छोड़ेंगे, है ना? तो आज ये कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन पीडीएफ सेव करके और अपलोड कर देना है। हाँ, मेरी क्लास तो होती है ना आगे, सर भी आगे होंगे, आपको ब्रेक भी तो चाहिए बीच में, कल करवा दूंगा, ठीक है?